नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 बजे से बोलने वाले थे। देश के नाम, राष्ट्र के नाम संबोधन बोल रहे हैं वो। लेकिन वो क्या बोलना चाह रहे थे पहले वो पता नहीं था। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा था कि आज शाम 5 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे। लेकिन क्या संबोधित करेंगे वो पता नहीं था। तो लोगों को लग रहा था कि पता नहीं क्या नया धमाका करने वाले हैं। लेकिन उन्होंने जीएसटी को लेकर के बात की कि जीएसटी जो अभी परिवर्तन किया है, जो कल से लागू हो रहा है, कितना महान परिवर्तन है और भारत के आम नागरिकों का, भारत के व्यापारियों का कितना बड़ा भला होने वाला है। यही से ही बात उन्होंने की थी जब 2017 में जब जीएसटी लाया था। ऐसे ही राष्ट्र के नाम संबोधन था और तमाम चीजें थी। संसद में आधी रात में चीजें पास की गई थी और कहा गया था कि ये जो किया जा रहा है इससे भारी बदलाव होने जा रहा है। ऐतिहासिक जीएसटी, ऐतिहासिक जीएसटी 8 साल चला, लेकिन इतना इतिहास जो है उनके कालखंड को भी नहीं जी सका वो जीएसटी। जीएसटी में इस बीच भी ढेर सारे परिवर्तन हुए थे, कई सारे संशोधन हुए। लोग बताते हैं कि कितने हुए कि याद रखना मुश्किल हो गया। उसके बाद जब अमेरिका ने लगाया टैरिफ 50% का और लगा कि बड़ा खतरा मंडरा रहा है देश के व्यापारियों पर, और निर्यात खास करके जो जो भारत से निर्यात होता है, सबसे ज्यादा निर्यात भारत से अमेरिका होता है, ये आपको पता है। लेकिन उस निर्यात पे जब आफत आ गया और जो संकट आ गया, और नौकरियों पर संकट, जो खास करके जो ज्वेलरी का जो है, हीरे का जो है, वो अनाज का भी है उसमें, और कॉटन है, टेक्सटाइल को जो नुकसान होना था, चूंकि अमेरिका सबसे बड़ा आयातक देश है हमारे उन चीजों का, उस पर जब आफत आनी थी तो जीएसटी का लाया गया सबूफा कि जीएसटी जो है 2 ही स्लैब होगा और ऐतिहासिक सुधार किया जाएगा। भाई ऐतिहासिक गड़बड़ी की किसने थी? लेकिन उस समय भी सुधार बता रहे थे, इस समय भी सुधार बता रहे थे। जब जीएसटी के भारी स्लैब लगाया था, 4 स्लैब, 5%, 12%, 18% और 24%, तब भी कहा था ऐतिहासिक परिवर्तन किया हमने। और अब जब उस स्लैब को हटा करके अपने ही द्वारा जारी जीएसटी को हटा करके 2 स्लैब लगाया है, 12% और 18%, तो फिर कह रहे हैं कि ऐतिहासिक और राष्ट्र के नाम संबोधन दे रहे हैं। उसे समझिए आप। मैं वीडियो इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि कई लोग, आप लोग बड़ी घोर आपत्ति कर देते हैं कि अरे सर मत दिखाइए, हम लोग देख देख के थक गए। बहरहाल हम ऐसे भी आज बात करना चाह रहे हैं बिहार पे, क्योंकि ये जो हो रहा है वो तो ठीक है। बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में बड़ी बुरी हालत में है बीजेपी, और एक तरह से कहिए कि वो नीतीश कुमार के कंधे पे चढ़ करके बिहार जीतने का सपना देख रही है बीजेपी। लेकिन बिहार जीतने के सपने में एक तो फिर से वो आ गया है, मोदी जी की माँ को गाली दी, मोदी जी को माँ की गाली दी गई, फिर चल रहा है। एक तो आपको पता है कि 27 तारीख को पिछले महीने चला था कि मोदी जी की माँ को गाली दी गई, मोदी जी को गाली दी गई माँ की, वगैरह वगैरह। फिर कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा है कि तेजस्वी की सभा में ऐसा हुआ। तेजस्वी रैली कर रहे थे, जो यात्रा कर रहे हैं, बिहार अधिकार यात्रा, उसमें मंच से गाली दी गई और सारे लोग फिर वैसे ही उतर आए हैं जैसे पहले उतर आए थे। लेकिन आरजेडी के लोगों ने भी वो वीडियो दिखाया कि जिस वीडियो की ये बात कर रहे हैं, ये लीजिए, टाइट क्लोजअप करके दिखा रहे हैं, कहीं वो आवाज आ रही है क्या? और जो विधायक है उसने कहा कि एडिटेड वीडियो है, गलत वीडियो है, और जो गड़बड़ किया उस पर कार्रवाई करे। तो इस बार फिर जो है, मतलब एक कमाल है कि घूम फिर करके हम मोदी जी पे, उनको माँ की गाली दी गई पर लेकर के आ जाते हो। किसने गाली दी? पता नहीं, किसी ने गाली दी, और सारे बीजेपी के नेता उस पर लगे हुए। दूसरी तरफ बिहार में एक और जो बड़ा खेला हो रहा है, वो प्रशांत किशोर खेला कर रहा है। प्रशांत किशोर जो कल तक हमलावर थे सबसे ज्यादा तेजस्वी की तरफ, अब जो है बीजेपी की तरफ हमलावर है, जेडीयू पे हमला कर रहे हैं। और जेडीयू के एक मंत्री हैं अशोक चौधरी। अशोक चौधरी के बारे में उन्होंने कहा है कि 200 करोड़ की संपत्ति जमा की है पिछले कुछ वर्षों में। और हालांकि अशोक चौधरी ने कहा है कि ये झूठा आरोप लगाया, उन्होंने कोई साक्ष्य नहीं दिया है। लेकिन जनता दल यू ने कहा है उनसे कि आप जो है अपनी सफाई दें, आप अपना बचाव करें, और आपको सफाई देनी पड़ेगी, देनी चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी के भी कई नेताओं पर, चाहे दिलीप जायसवाल हो, संजय जायसवाल हो,
मंगल पांडे हों, सम्राट चौधरी हों, तमाम पे आरोप लगाए हैं प्रशांत किशोर ने, और सब पे करप्शन के आरोप है, किसी पे मर्डर के आरोप लगाए हैं, किसी के नाम बदलने के आरोप है, तमाम किस्म के आरोप लगाए हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई सफाई नहीं आ रही, कोई नहीं। बीजेपी का आला कमान नहीं कह रहा है कि भैया ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं इसकी सफाई दीजिए, आप इस पे बोलिए, आप क्या कहना है आपका। प्रशांत किशोर ये कह भी रहे हैं कि देखिए, जनता दल यूपी हमने कहा और जनता दल ने ईमानदारी से कहा कि अशोक चौधरी जी आप सफाई दीजिए, लेकिन बीजेपी ये काम नहीं कर रही है। बीजेपी मौन है, बीजेपी अक्सर मौन हो जाती है जब उसको लगता है कि उसके कपड़े फटने वाले हैं, तो बीजेपी मौन हो जाती है या बीजेपी को नया सबूत छोड़ती है। मोदी जी को माँ की गाली दी गई है, ये भी एक फिर से सबूत छोड़ा गया है, क्योंकि बिहार में उनके पास कोई इशू नहीं है। हिंदू मुसलमान, सुबह भी मैंने बताया था कि हिंदू मुसलमान बिल्कुल नहीं चल रहा है, तनिक नहीं चल रहा है हिंदू मुसलमान। और नीतीश कुमार ने जिस तरह से घोषणाएं की है, लगातार वो घोषणाएं कर रहा है। अब 26 तारीख से कहा जा रहा है कि 10-10 हजार रुपए 75 लाख महिलाओं को 10-10 लाख रुपए की राशि, ये एक जो है नीतीश कुमार ने बड़ा वहां फेंक दिया है। कोई चुनाव जीतने के बाद 2,500 देंगे, 2,000 देंगे, लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम अभी दे रहे हैं, 10,000 रुपए देंगे प्रत्येक परिवार की महिला को, और इसमें 75 लाख लोगों को देने जा रहा है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि क्या वो कह रहे हैं। उसके अलावा 25,000 दे रहे हैं, जो विकास मित्र हैं उनको टैब लेने के लिए दे रहे हैं, और भी कई तरीके के बदलाव किए। हमारे साथ साथी और होंगे, हम बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा खेला ये हुआ है कि बिहार में अब चर्चा हो रही है हिंदू मुसलमान पे नहीं, बल्कि बीजेपी के मंत्रियों के करप्शन की चर्चा हो रही है। और एक तरह से कहिए कि प्रशांत किशोर वो तमाम काम करें जो पत्रकार नहीं कर पा रहे हैं, बिहार में प्रशांत किशोर कर। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बीजेपी का जो वोट चोरी का मुद्दा है उसको लेकर के चल रहे हैं, और प्रशांत किशोर बीजेपी के मंत्रियों के भ्रष्टाचार की कहानी सुना रहे हैं। हमने कई बार बताया था कि सबसे ज्यादा अगर करप्शन बिहार में कोई कर रहा है पिछले 20 वर्षों में, तो वो है बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री, और प्रशांत किशोर ने वो आरोप लगाए हैं। बीजेपी के नेता उस पर कोई सफाई नहीं दे पा रहे हैं, जो सफाई दे रहे हैं वो सफाई समझ में नहीं आ रही है। और दूसरी तरफ जिस तरह से शिक्षा को लेकर के प्रशांत किशोर शिक्षा पे सबसे ज्यादा वजन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि शिक्षा का, एजुकेशन का हब बनाया जाना चाहिए बिहार को। जिस तरह से तेजस्वी लगे हुए हैं, कलम बांट रहे हैं और शिक्षा, रोजगार और अस्पताल की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी लगातार सुधार की बात कर रही है, कहीं हिंदू मुसलमान की चर्चा नहीं। अब बीजेपी न घुसपैठिया की चर्चा, न नीतीश कुमार घुसपैठिया पे बोल रहे हैं, न कोई और घुसपैठिया पे बोल रहा है। और मोदी जी और अमित शाह अगर घुसपैठिया पे बोल रहे हैं, तो उस पर भी प्रशांत किशोर का कहना है कि पिछले 20 साल से तो आपकी सरकार है, घुसपैठिया तो आपको जवाब देना था, आपको इस्तीफा देना चाहिए था। तो चौतरफा ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वहां घेरती जा रही है। अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा और बिहार की राजनीति क्या बदल रही है, क्या बिहार की राजनीति देश की राजनीति को बदलेगी, क्योंकि सारा फोकस, चाहे राष्ट्रीय नेता हो मोदी जी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, या स्थानीय नेता हो नीतीश कुमार हो, कि प्रशांत किशोर हो, कि तेजस्वी यादव हो, तमाम जो है लाइम लाइट में है और उसी पर चर्चा हो रही है। हम इस पर बात करेंगे। हम देखिए, हमारे साथ 3 साथी है और मैं तीनों से आप परिचित हैं, लेकिन फिर आप भी सबको नमस्कार जी। हमारे हेमंत सुनील भाई सर कह रहे हैं नमस्ते, सबको नमस्कार। प्रफुल्ल सर नमस्कार। तो हमारे साथ सुनील जी हैं, नमस्कार। प्रफुल्ल भाई हैं और हेमंत जी, तीनों हैं। आप तीनों को नमस्कार। सबसे पहले मैं सुनील जी आता हूँ आपके पास, उसके बाद फिर मैं आऊंगा। छोटा ही रखिएगा, क्योंकि वापस आपके पास लौट के हम आएंगे, हेमंत जी के पास आएंगे। हेमंत जी थोड़ा छोटा रखिएगा आप भी। एक तो हमारे साथी कह रहे हैं कि सर बड़ा अच्छा काम किया, रुद्र नारायण श्रेष्ठ जी। वो कह रहे हैं धनंजय सर अच्छा किया, मन के कुविचार से भरे संबोधन नहीं सुनाया। ये देखिए, इतना जो है लोगों में चिढ़ है। खैर, हम ये समझना चाह रहे हैं आपसे कि ठीक है, उनको तो हम नहीं सुना रहे, कि नरेंद्र मोदी जी जो बोल रहे हैं राष्ट्र के नाम संबोधन, कोई मामूली बात नहीं। और बिहार में जो चल रहा है वो भी मैंने आपके सामने रख दिया कि बिहार में बीजेपी के कई मंत्री पे भारी आरोप है, और कोई दूसरा नहीं लगा रहा है। आप जनता दल भी नहीं लगा रहा है, राष्ट्रीय जनता दल ये लगा रहे हैं, प्रशांत किशोर लगा रहे हैं। और प्रशांत किशोर एक धुरी बनते जा रहे हैं बिहार में, ये भी कहा जा रहा है लगातार। और कल तक जो केवल जो है
आरजेडी पर हमलावर होते थे या नीतीश जी पर बोलते थे, बीजेपी पे नहीं बोलते हैं, ऐसा कहा जाता था। अभी बीजेपी इस बुरी तरह से बीजेपी पे बोल रहे हैं, उनके मंत्रियों पर, उनके नेताओं पर। क्या आपको लग रहा है कि अच्छा, बीजेपी दूसरी तरफ जो है वो फिर से राग आलाप दिया है, मोदी जी की माँ को गाली दी, जबकि तमाम वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, वो गाली वाला वीडियो वायरल किया जा रहा है। और जो ओरिजिनल वीडियो है आरजेडी जारी किया है, जो हमने आपको दिखाया भी कि भैया इसमें कहीं आप बताओ कहाँ कोई गाली का, मोदी जी का नाम भी सुनाई पड़ रहा है, वगैरह वगैरह। ये मोदी जी ने ऐतिहासिक संबोधन आज जो 5 बजे शाम किया है, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप, पूरे परिदृश्य को ध्यान में रखकर? धन्यवाद अजय जी। आश्चर्य है कि प्रधानमंत्री जी आज जीएसटी में संशोधन को लेकर के देश को संबोधित करने के लिए आए। उम्मीद तो की जा रही थी कि कोई बड़ा हो सकता है, कोई घोषणा हो, कोई लोगों को राहत मिले। तब जिस जीएसटी से 2017 से लेकर के 2025 तक 8 सालों से इस देश की जनता त्रस्त थी, उसको आप उपलब्धि बताने के लिए चले आए। जैसे ये लग रहा है कि ये जो पुरानी वाली जीएसटी है उसको हेमंत कुमार ने लागू किया था और आपने उसको हटा दिया आके। ये तो आप ही लागू किए। जिस समय जीएसटी को आप लागू कर रहे थे, संसद में लोगों ने इसका विरोध किया। विपक्ष के लोगों ने साफ साफ ये बात कही कि ये देश हित में नहीं है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने पूरी गिनती गिना दी थी कि इस तरह से उच्च दर रखने पर कितना नुकसान होगा, बार बार कहते रहे। उन्होंने गब्बर सिंह टेस्ट इसका नाम तक दे दिया था, नहीं कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। और जब एक राजनीतिक नुकसान की स्थिति आ गई और एक राज्य में, एक बड़े हिंदी बेल्ट के राज्य में चुनाव की नौबत, विधानसभा का चुनाव जब सामने आ गया, तब आपने इसमें संशोधन कर लिया। और वो भी तब सोचिए कि आपके लोगों को किस तरह से दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रही थी सरकार। पहले कहा जा रहा था कि जीएसटी कौन सी निर्णय लेगी, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। वो जीएसटी काउंसिल जिसमें सभी सदस्य शामिल हैं, सभी राज्य शामिल हैं सदस्य के रूप में, और सबकी सहमति से ही निर्णय लिया जा सकता है। और जबकि जीएसटी काउंसिल की बैठक के पहले ही प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से इसको घोषणा कर दी। तब ये नहीं था कि जो भी निर्णय लेगा वो जीएसटी काउंसिल लेगी। बिना बैठक, उसके बाद बैठक में उन्हीं प्रस्तावों को पारित कर दिया गया जो बातें प्रधानमंत्री जी ने कही थी। तो अब सवाल इस बात का है कि इस जीएसटी को आपने लागू किया, बड़े शोर शराबे के साथ लागू किया। आज आप कह रहे हैं कि इस जीएसटी लागू करने के पहले पूरा का पूरा देश व्यापारिक कानूनों के जंजाल में फंसा हुआ था। तो कौन जंजाल उससे खत्म हो गया? भारत सरकार को यह एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि पुरानी जीएसटी के तहत, मतलब जो कल संशोधित हो जाएगी, उसके पहले जीएसटी के तहत जीएसटी कानून लागू होने के बाद व्यापार वाणिज्य में कितनी वृद्धि हुई, एमएसएमई सेक्टर को, लघु मध्यम और छोटे उद्योगों को क्या लाभ हुआ, कितने ऐसे लोग हैं जो व्यापार शुरू कर दिए, जो व्यापार की गतिविधियों में कानून की कठिनाई को लेकर के उसमें शामिल होने के लिए नहीं तैयार थे। आरोप तो सीधा सीधा विपक्ष लगा रहा है कि जीएसटी लागू होने के बाद एमएसएमई सेक्टर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। आरोप लग रहे हैं कि जीएसटी लागू होने से जो रिटेलर है उसको बहुत नुकसान हुआ, और ढेर सारे ऐसे हैं जिनके व्यापारिक गतिविधियां ठप हो गई। सफाई अगर आनी थी तो इस विषय पे आनी चाहिए थी। और अभी भी जो कहा जा रहा कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, आज भी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर कोई एक प्रोडक्ट है जिसमें अलग अलग, उसमें प्लास्टिक भी यूज हो रहा है, उसमें स्टील भी यूज हो रहा है, उसमें चमड़ा भी यूज हो रहा है, तो तीनों के रेट अलग अलग है। तो जो प्रोडक्ट रहेगा उसका जीएसटी रेट क्या होगा, इसका कौन लगाएगा? उसका मनमाने तरीके से कुछ भी लगा दीजिए आप। वो ऐसा तो है नहीं कि एक ऐसी व्यवस्था कर दी गई जिससे एक आम उपभोक्ता को राहत मिल जाएगी। तो प्रधानमंत्री जीएसटी के लागू होने से नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी, इसको नया नाम दिया गया। जीएसटी ही अपने आप में नेक्स्ट जनरेशन व्यवस्था थी, लेकिन आपने उसको 8 सालों तक देश की जनता उससे त्रस्त रही। कहा जाता था कि कफन तक पे जीएसटी लगता है, कापी किताब में जीएसटी लगा के रखा आपने। अब जिस समय जीएसटी में संशोधन के आदेश आए, उस समय ये कई चीजें मैंने खुद पढ़ी तो मुझे आश्चर्य हुआ कि अरे इन चीजों पर भी जीएसटी लगती थी। लोगों को आश्चर्य हुआ ये, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंगती थी।
जब सरकार के ऊपर राजनीतिक चुनौतियां सामने आ गई, उनको लगने लगा कि अब इसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। खासतौर से विदेशी व्यापार पे जो आपकी अर्थव्यवस्था निर्भर थी, कि अमेरिकी सरकार के टैरिफ लगने से, तमाम अन्य देशों से इस तरह के सामने बातें आने पर आपको लगा कि घरेलू जो क्षेत्र है उस सेक्टर को एक्सप्लोर किया जाए, कि घरेलू खपत बढ़े। तो घरेलू खपत जो आपने सोचा है, वो घरेलू खपत कीमत कम हो जाने से थोड़ी होती है, व्यक्ति की क्रय शक्ति बढ़ने से होती है। लोगों की जेब में पैसा हो तब घरेलू में बाजार में खपत बढ़ता है। जिस बाजार में दैनिक उपभोग की वस्तुओं की कीमत की खपत में लगातार कमी होती चली जा रही है, उस बाजार में आप ये समझा रहे हैं कि साहब आपको एसी खरीदने में और बड़ी कार खरीदने में महंगे हो जाएंगे, सस्ती हो जाएगी। 28% आप जीएसटी लगा रहे हैं, तब आपको चिंता नहीं थी क्या? भारत देश कुछ उस समय कोई अलग देश था? भारत के आम नागरिकों की स्थिति कोई अलग थी? तो ये जो एक राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही थी, उसका इस संबोधन से कोई फायदा हो जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। दूसरी चीज जो आपने बिहार की बात की, अंतिम बात बस कर लूं मैं, जो आपने बिहार की बात की, बिहार में निश्चित रूप से जो प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से सम्राट चौधरी पर और अशोक चौधरी पर आरोप लगाया है, और बड़ा गंभीर आरोप लगाया है, बहुत गंभीर, इन लोगों के शैक्षणिक योग्यता पे सवाल किए हैं, आर्थिक भ्रष्टाचार पे सवाल पैदा किए हैं, आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। अब तक इनका खंडन हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाई और इन नेताओं ने कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है कि इन बयानों से भी बिहार की राजनीति गर्म होगी, और मेरा अभी भी मानना है कि प्रशांत किशोर जितने मजबूत होंगे वह नुकसान करेंगे भारतीय जनता पार्टी। जी ठीक है, मैं वापस आऊंगा सुनील जी। हेमंत भाई, मैं आपके पास आऊंगा। हेमंत भाई, जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, मतलब नीतीश कुमार मतलब सरकार, और उसका सारा श्रेय नीतीश कुमार खुद ले, लगातार इसको पैसे दे रहा है, उसको पैसे दे रहा है, कर्मचारियों के पैसे मिल रहे हैं, उसका भत्ता बढ़ रहा है, उसका वेतन बढ़ रहा है, उसको साड़ी मिल रही है, उसको पता नहीं क्या क्या मिल रहा है, सब हो रहा है, खाली पैसे बांटे जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो है बीजेपी के पास एजेंडा है, माँ को गाली दी, घुसपैठिया घुस गया, और इसमें कहीं नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे हैं। तीसरी तरफ प्रशांत किशोर जी को दिखाया, चौथी तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी लगे हुए हैं कि कैसे बिहार में शिक्षा की बात हो, सामाजिक न्याय की बात हो, वोट चोरी पर हम सवाल खड़े करें। क्या लग रहा है, बिहार में एकदम सबके मुद्दे अलग हैं, और ये मुद्दा कहाँ लेके जा रहा है बिहार के नागरिकों? जी धन्यवाद। देखिए, नीतीश जी के नाम पर जो कुछ हो रहा है वह बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे कि नीतीश जी मैटर, यानी कि नीतीश जी मैटर कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि नीतीश जी डजंट मैटर। नीतीश जी अब बिहार में कोई मैटर नहीं रह गए हैं। जो कभी पीएम मटेरियल कहे जाते थे, वो अब सीएम तो क्या किसी भी तरह के मटेरियल नहीं है। उनको अभी हाल में हम लोगों ने देखा कि अमित शाह जी जब आए पटना, तो उनसे मिलने वो होटल के कमरे में गए। ये पहली बार हुआ कि नीतीश जी अमित शाह जी से मिलने के लिए होटल के कमरे में गए। उसके पहले भी बहुत सारी इस तरह की घटनाएं हुई है नीतीश जी को लेकर के। तो नीतीश जी जो निर्णय ले रहे हैं, मैं उसको कहता हूं कि नीतीश जी का भी निर्णय नहीं है। अभी बताइए कि नीतीश जी क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने के लिए जाने जाते रहे हैं, लेकिन इन तीनों मोर्चों पर वो कॉम्प्रोमाइज्ड साफ साफ दिख रहे हैं। इसकी वजह क्या है? अशोक चौधरी जी ने 200 करोड़ की जमीन खरीदी है, सेल डीड के साथ पूरा प्रमाण सामने आ गया। नीतीश जी चू भी नहीं कर रहे हैं। उसके पहले अशोक चौधरी जी के विभाग के एक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के यहाँ छापा पड़ा, उसके यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में नोटों के बंडल मिले। बहुत सारे नोट जो जला दिए गए या बाथरूम के में डाल दिए गए, पानी की टंकी में डाल दिए गए। और उसको लेकर के एक स्टोरी चली दैनिक भास्कर में कि नीतीश के
उन तीन मंत्रियों के विभाग में सबसे भ्रष्ट इंजीनियर कौन को हैं? वो मंत्री विजेंद्र यादव, वो मंत्री अशोक चौधरी, वो मंत्री जयंत राज। इनके विभाग के इंजीनियरों के बारे में हुआ कि इनके विभाग में सबसे भ्रष्ट इंजीनियर लोग हैं। उसके दूसरे ही दिन या दूसरे या तीसरे दिन नीतीश जी कहाँ नजर आए? अशोक चौधरी जी के घर पर। और कौन लोग वहां उनका इंतजार कर रहे थे? तो अनंत सिंह और ललन सिंह, ये लोग उनकी अगवानी कर रहे थे। नीतीश जी को कौन ले गया वहां पर? जिस मंत्री के बारे में चर्चा चल रही थी कि उनका इंजीनियर वो जो पैसे लेकर के आ रहा था, जिसके पीछे ईओयू की टीम लगी हुई थी, और रात भर उसका घर घेर करके रखा गया। सुबह होकर के घर खुला तो उसके यहाँ छापा पड़ा और उसमें था कि ये इंजीनियर जो पैसा लेकर के चला था दरभंगा या मधुबनी से, उस पैसे में बहुत बड़ी राशि जो थी एक मंत्री के यहाँ पहुंचाई जानी थी। एक मंत्री के रूप में जब चर्चा हुई तो नाम आने लगा चौधरी जी का, लेकिन उसके घर पर दूसरे दिन पहुंच गए नीतीश जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जो ईओयू की टीम जो थी, जो चाहती थी कि उनको इस पर रिमांड पर लेकर के पूछताछ किया जाए, रिमांड नहीं मिला, आज तक नहीं मिला है। कहा गया कि उनसे पूछताछ कर लीजिएगा जेल में। तो करप्शन को लेकर के जो मामले आ रहे हैं उसमें, और अभी जो ताजा मामला जो आया है उस मामले में भी देख लीजिए कि जैसे ही यह मामला आया अशोक चौधरी का और उनका पूरा सेल डीड सब सामने आ गया, उसमें अशोक चौधरी ही नहीं आए हैं, उसमें वर्तमान मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत साहब की माता जी का भी नाम आया है। जो ये है ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में ये सबसे ईमानदार आईएएस कहे जाने वाले, जिनके बारे में बहुत पहले से कहा जा रहा था कि इनकी पूरी गतिविधियां जो है वो जांच के दायरे में होनी चाहिए, और उनकी माता जी का उस ट्रस्ट में नाम है। उस ट्रस्ट में वो किशोर कुणाल जी की पत्नी है। उस ट्रस्ट में जियालाल आर्य भी है जो पूर्व गृह सचिव बिहार के हैं। और वो जब ये मामला जब खुला तो दूसरे दिन क्या हुआ? अशोक चौधरी, जमा खान और इकरा खान, जमा खान और अशोक चौधरी इकरा खान को लेकर के, जो शाहिद अली खान की बेटी हैं, शिवहर से वो ये विधायक रहे हैं, उनकी बेटी को टिकट दिलवाने के लिए ये लोग नीतीश जी के यहाँ लेकर के गए, गुलदस्ता लेकर के। दूसरे ही दिन नीतीश जी से ऐसे लोग जाकर के आंख में आंख डाल करके बातें कर रहे हैं अशोक चौधरी जी, और एक बार नहीं दो बार। अनंत सिंह जेल से निकलते के साथ कहते हैं कि मोकामा से चुनाव लड़ूंगा। किसी की हिम्मत नहीं थी पहले कि कोई ऐलान कर दे कि मैं फलाने जगह से चुनाव लड़ूंगा और नीतीश जी उसको चुनाव लड़ने दें। गुप्तेश्वर पांडे तो चुनाव लड़ने के लिए पूरा ताल ठोक रहे थे और सब कुछ हो गया हुआ था, भर्ती भी करवाया गया था पार्टी में उनको, लेकिन अंतिम समय में नीतीश जी ने कहा नहीं देंगे चुनाव टिकट। इसलिए नहीं देंगे कि गुप्तेश्वर पांडे इतना कुछ बोल रहे थे कि उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। तो ये सारे जो उदाहरण है, उन उदाहरणों के जरिए सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि नीतीश जी यहाँ कितना मैटर कर रहे हैं बिहार में, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये सारे फैसले मुझे लगता है कि जो नीतीश जी के इर्द गिर्द जो लोग हैं और बीजेपी ले रही है, बीजेपी मैं समझता हूँ बहुत पावरफुल पोजीशन में आज बिहार में है, लेकिन नीतीश जी उनके लिए जरूरी ये है कि कोई भी पूजा करने से पहले हम लोग सब लोग गांव ग्रामीण इलाके के लोग हैं, एक गोबर गणेश की जरूरत होती है। जो उस गोबर गणेश रखा जाता है वो पूजा करने के लिए भी, और गांव हम लोग किसान परिवार से आने वाले लोग हैं, सब लोग को पता है कि जब अन्न का ये वजन जब शुरू होता है खेत से लाया गया अन्न का, तो अन्न के ढेर पर एक गोबर गणेश रखा जाता है ऊपर में, और पहला जो तराजू उसमें लगाया जाता है तो पहले गोबर गणेश जी को साइड के उठाकर किनारे किया जाता है। उसके बाद तब गिनती शुरू होती है 1 2 3 4 यानी कि पसेरी के हिसाब से। तो ये स्थिति जो है वो नीतीश जी को देख करके जी प्रफुल्ल से कुछ कहना चाहते हैं। राम जी राम करके शुरू होता है गणेश जी। हाँ, राम जी राम करके शुरू होता है, राम जी 1, राम जी 2, राम जी 3। तो ये स्थिति मुझे साफ साफ दिख रही है। लेकिन बीजेपी के साथ दिक्कत ये है कि वो क्यों भावनात्मक मुद्दों को गाली दी जा रही है, और इस मामले में तो खैर साफ साफ दिखाई दिया कि किसी ने कहीं कोई गाली नहीं दी इनको।
वो बिल्कुल ये एक तरह से मैनिपुलेटेड वीडियो लग रहा है। तो आखिरकार ये करने की क्यों जरूरत है? तो जरूरत इसलिए मुझे दिखाई दे रही है, जो संकट यहाँ पर जो एनडीए का है कि एनडीए के पास कोई भी ऐसा सशक्त चेहरा नहीं है जिसको एक तरह से लीडिंग फेस के रूप में सामने रख दिया जाए और कहा जाए कि ये हैं जो इसको लीड करेंगे। नीतीश जी के बारे में कह भी नहीं सकते हैं, न कह सकते हैं, न उससे इनकार कर सकते हैं। ये दुविधा है जो न निगल सकते हैं न उगल सकते हैं। ये वाली स्थिति नीतीश जी को लेकर के है। उगल इसलिए नहीं सकते हैं कि उगल देंगे तो फिर सारा राज खुल जाएगा, और निगल जाएंगे अगर तो बदहजमी हो जाएगी। तो ये पूरी स्थिति जो है एनडीए के लिए मुश्किल है। इसीलिए अमित शाह हो, मोदी जी हो, ये पूरी जान लगाए हुए हैं कि किसी तरह से बिहार को कैसे जीता जाए। और ऐसी स्थिति में जो साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि जो मुद्दों अभी सबसे ज्यादा चर्चा किस बात की हो रही है, जो आप कह रहे थे कि इन चीजों की, आप बताइए कि इस पर कोई चर्चा हो रही है कि 200 करोड़ अशोक चौधरी ने कहां से लाया? किसी मीडिया डिबेट में किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में, किसी टीवी स्टूडियो में पैनल बिठा करके और ये चर्चा हो रही हो कि 200 करोड़ रुपया कहाँ की जमीन कहाँ से आपने खरीदी? और जो ये क्या मंगल पांडे जी ने कहाँ से इतना पैसा लाया? 2 करोड़ रुपया उनकी पत्नी के खाते में कहाँ आया? वो नाटक कर रहे हैं कि 25 लाख रुपया नहीं था तो हमने जायसवाल जी से लिया। संजय जायसवाल जो पूर्व अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन पर आरोप लग रहा है कि उनका जो पेट्रोल पंप है बेतिया में, उस पेट्रोल पंप के की कमाई कहाँ से होती है? तो नगर निगम और नगर परिषद और जिला परिषद के तमाम जो गाड़ियां चलती है उन गाड़ियों का पूरा जो पेट्रोल डीजल सब उन्हीं के यहाँ से भराता है। और आरोप ये है कि 1 लीटर के बदले 5 लीटर का वहाँ ये बिल बनता है। तो ये तमाम तरह के जो करप्शन के मामले आ रहे हैं। दूसरी तरफ जीवेश मिश्रा जी को देख लीजिए, दूसरी तरफ राजू सिंह जी को देख लीजिए। तो क्या नीतीश जी बिल्कुल अगर मैटर करते रहते तो ये तमाम लोग इनके मंत्रिमंडल में रहते? हम लोग एक नजीर मानते हैं कि जब ये जीतन राम मांझी जी पहली बार इनके कैबिनेट में आए थे 2005 में, और शाम में हमारे पत्रकार मित्र जो आप सब लोग भी उनको जानते हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को सिर्फ इतना उनके कान तक की बात पहुंचा दी कि इनके खिलाफ एक जांच चल रही है बीएड घोटाले की, और वो नीतीश जी बिल्कुल उछल गए और उन्होंने कहा कि अरे ये कैसे हो गया। उन्होंने शाम में खबर भिजवाई कि आप सुबह में आकर के भेंट कीजिए, और जाकर के सुबह में भेंट किया, कहा इस्तीफा दे दीजिए और नहीं तो आपको निकालेंगे। इस्तीफा लिया गया 24 घंटे के भीतर। नीतीश जी का रुतबा, और आज देख लीजिए, आज रंग बिरंग के लोग उनके मंत्रिमंडल। मेवालाल पिछले मंत्रिमंडल मेवालाल की भी चर्चा थी पिछले 2000। मेवालाल का 2020 का ही मामला है, बहुत पुराना मामला नहीं, 2020 का मामला है मेवालाल का। तो उन मेवालाल जी को देख लीजिए, और ये सेवालाल जी जो सम्राट चौधरी जी है, इनका कारनामा देख लीजिए। इन पहली बार बिहार ने जाना कि इनका नाम है सम्राट कुमार मौर्य, पहला नाम सम्राट कुमार मौर्य। ये नाम बदल मंत्री जो हैं, ये 3-3, 4-4 नाम इन्होंने रखा अलग अलग जुगाड़ से। और ये आज तक इनसे पूछा गया, प्रशांत किशोर ने कहा कि इनसे पूछे कि बैटरी कब पास किया इन्होंने, ये नहीं बता सकते हैं। और उन्होंने कहा कि चैलेंज है कि ये नॉमिनेशन करे विधानसभा का, और नॉमिनेशन करते के साथ ही इन पर चढ़ाई होगी। तो मैंने कहा है कि ये नॉमिनेशन नहीं करेंगे, ये विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये विधान परिषद में ही रहेंगे। ये विधान सभा का चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। जब देखा जाएगा विधान परिषद का चुनाव होगा तब देखा जाएगा, अभी तत्काल कोई रिस्क नहीं लेने जा रहे हैं। तो इन सवालों के बीच में ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो दिक्कत है बीजेपी के साथ वो है चेहरे की दिक्कत है, और चाल चरित्र का भी दिक्कत सामने आ गया हुआ है। जो इनके मंगल पांडे जी हैं, सम्राट चौधरी जी हैं, अशोक चौधरी जी हैं, फलाने ढकाने, जितने का नाम ले लीजिए आप, एक से एक लोग सामने। संजय जायसवाल जी हैं, दिलीप जायसवाल जी हैं, संजय जायसवाल जी है, आनंद सिंह जी को देख लीजिए। आनंद सिंह जी जो जिस तरह से ऐलान करवा रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं वो सब। लेकिन क्या ये नीतीश जी इतने कमजोर क्यों हो गए हैं? तो ये मैं मानता हूं कि नीतीश जी इसलिए कमजोर हो गए हैं कि संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी, अशोक चौधरी बहुत मजबूत हो गए हैं। मैं कह रहा हूं, सुन लीजिए मेरा सब, बहुत मजबूत हो गए हैं। इनकी ताकत नहीं है कि ये झुका दे इनको। नीतीश जी की ताकत नहीं कि अब झुका दे। नीतीश जी की ताकत ये रहती है, आने वाला नहीं, मैं बता रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं कि जिस दिन जो कहता है अशोक चौधरी के घर पर चला जाए, आनंद सिंह के घर पर चला जाए, देवेश चंद्र ठाकुर के घर पर चला जाए, सबके घर पर जाकर के हाजिरी दे सकते हैं
गुलदस्ता लेकर, ऐसा नीतीश जी हम लोगों ने नहीं देखा था जो गुलदस्ता ले करके लोगों के घर पर जा करके जन्मदिन और ये शादी की सालगिरह की बधाई देने जाते हैं। वापस आता ऐसा नीतीश जी नहीं देखा। हेमंत जी वापस आता जी। मैं ये समझना चाहता हूँ प्रफुल्ल भाई आपसे जी कि जिस तरीके से देश की राजनीति चल रही है, देश की राजनीति क्या चल रही है, वो सारी राजनीति जो है मोदी जी हिंदू मुस्लिम और हिंदू राष्ट्र के इर्द गिर्द है। राजनीति में कुछ और नहीं है, बाकी झूठ है। अभी जो प्रधानमंत्री जी ने लगभग 20 मिनट के आसपास शायद बोला है, कितना का है 18 मिनट 41 सेकंड नहीं, हाँ 19 मिनट के करीब बोला है और अब तक 2,60,000 लोगों ने देखा है उसको। उसमें से एक आदमी मैं भी हूँ, सुनील जी भी है और भी लोग जो हमारे राइट साइड है वो भी है। तो क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से ये प्रेजेंट कर रहे हैं चीज़ों को, बिहार में जो हमने जिक्र किया शुरुआत में भी जब सुनील जी से बात कर रहे थे कि बिहार में कहीं घुसपैठिया मुद्दा नहीं है, बिहार में कहीं हिंदू मुसलमान मुद्दा नहीं है, बिहार में कहीं मोदी जी नहीं है, मोदी जी चल ही नहीं रहे, मोदी जी को कोई पूछ नहीं रहा है। नतीजा है कि बार बार वो लेकर के आ रहे हैं भाजपाई, मोदी जी की माँ को गाली दिया, मोदी जी को गाली दिया। क्या इस तरीके से क्या ये कहा जा सकता है कि बीजेपी मेंटली दिवालिया हो गई है? बीजेपी के पास कुछ बचा नहीं बकवास करने के लिए भी, अच्छी बात करने के लिए तो पहले भी नहीं था, बकवास करने के लिए भी कुछ नहीं बचा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये 18-19 मिनट का वक्तव्य सुनने के बाद आपको ये लग सकता है? जी नमस्कार सभी को। जो लोग सुनने के लिए गए थे भाषण, वो तो राहत की खबर सुनने गए थे, उन्हें क्या पता था कि जीएसटी ही राहत है। वे तो सुनने गए थे कि 75 साल का जो राहत का इंतजार देश कर रहा था कि अब बस झोला उठाएंगे चल देंगे। जैसे अचानक नोटबंदी हो गई थी उसी तरह से आत्मबंदी का कोई घोषणा हो जाएगी, कहेंगे कि बहुत हो गया, अब यह लो अपनी लकुट कमरिया। तो उस घोषणा को सुनने के लिए गए थे आधे से अधिक लोग। और देखिए एक बात मैं ये कहता हूँ आपसे सर कि जो शिकायत है ये भाषा की लड़ाई खत्म हो, ये बात आप ठीक कह रहे हैं, हिंदी हिंदुस्तान का मामला खत्म। देश के विभाजन के साथ सांप्रदायिकता का मामला भी शांत हो गया था और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को संवैधानिक दर्जा देकर के उस ओर बढ़ने की कोशिश की गई थी, तो जात पात का मामला भी समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन अब धीरे धीरे शायद हो भी रहा, लेकिन जो पिछले 14 साल में जो व्यवस्था चली या पिछले 15 साल से जो आंधी तूफान चलाए जा रहे हैं राजनीतिक रूप से, उसमें वे सारे सेटल्ड मुद्दे फिर से उठ रहे हैं। गजब तो ये है, मैंने कहा गजब तो ये है कि ये जो निर्देश आया है, आपके आउटसाइड पैनलिस्ट के सामने रख रहा हूं, आपके सामने भी ये जो निर्देश आया है इसमें कम से कम 5 शब्द तो खुद उर्दू के स्रोत से हैं। शिकायत, इस्तेमाल, गलत, तहत, जैसे बहुत सारे शब्द जो है जो उस धारा से आते हैं। मैंने इसीलिए कहा ना कि गधा जो होता है, गधे की खूबी है कि जब वो जब सूखा वाला इलाका होता है तो गधा मोटा हो जाता है, और जब हरियाली वाला हिस्सा आता है तो गधा दुबला जाता है। तो वही ये है जी। तो ये विवाद उसमें उर्दू जिसे आप कहते हैं कि हिंदी और उर्दू का ये झगड़ा भी नहीं, इनका मेल और जन्म भी साथ साथ हुआ। प्रेमचंद ने लिखा था बासी भात में खुदा का साझा। हिंदुस्तानी अकादमी पहले बनी थी, उसको नागरिक प्रचारणी सभा, सबका अपना अपना योगदान है। और जो तत्सम का आग्रह था उसको बताया गया कि नहीं ये सांप्रदायिक आग्रह है, लेकिन इस पर हमें पुनर्विचार करना चाहिए। इतिहासकारों ने यह बताया है कि कई शब्द ऐसे होते हैं क्योंकि संस्कृत के शब्दों में रूप बदलने की बड़ी सुविधा होती है, जैसे पंजी, पंजीयन, पंजीकृत, पंजीबद्ध। तो अगर रजिस्ट्रेशन आदि होता है तो वहां पर ये सुविधा होती है। तो जहां जो सुविधा होती है भाषा उस बात को पकड़ लेती है और उस सुविधा के अनुसार भाषा चलती है। इसमें क्या है, उस पर तो फिर कभी अभी तो उतना नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आपसे ये कहना जरूर चाह रहा हूँ कि विवाद खड़ा करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में इन्होंने खड़ा किया, वहाँ की विधानसभा को लेकर के जब कहा गया कि उर्दू जो है सो फलानों की भाषा आदि आदि, लेकिन ये मामला कहीं पर चल नहीं रहा है। आप ठीक कह रहे हैं, ये चल नहीं रहा है। लेकिन जैसा हेमंत सर ने कहा कि नीतीश कुमार अब वो नीतीश कुमार नहीं रहे हैं, यानी कि नीतीश कुमार को NP CM बना रहे हैं, नॉन
परफॉर्मिंग एसेट की तरह नॉन परफॉर्मिंग सीएम चीफ मिनिस्टर के खाते में डाल रहे हैं। हेमंत सर से मैं सिर्फ इतना अनुरोध करूंगा कि एनपीए जो होता है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, इसको बैंकों के ऊपर लोड कहा जाता है। आप जानते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग होने वाला भी एसेट ही होता है, वो लायबिलिटी नहीं होता है। वो परफॉर्म नहीं करता है और एसेट होता है। उसमें से अगर 10 पैसा भी वापस आता है तो बैंकों के सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल अकाउंट में जाता है और बैंक बहुत चमक करके बोलता है कि हमारा प्रॉफिट बढ़ गया। असल में प्रॉफिट कुछ नहीं बढ़ता है। जो एनपीए होता है वो अगर बैक होता है, रिकवर होता है, तो उनके प्रॉफिट को बढ़ा देता है। तो ये एक अलग खेला है। नीतीश कुमार जी अभी भी भले ही नॉन परफॉर्मिंग हो गए हों, लेकिन एसेट तो बिहार की राजनीति में है ही वो। और अगर एसेट नहीं होते तो कब के डिसलॉज कर दिए गए होते। जिन क्रूर लोगों के से उनका पाला पड़ा है वे उन्हें कभी साथ नहीं रखता। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि 2 करोड़ का भ्रष्टाचार का ये तो खुलासा कर रहे हैं। 2 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार, मंत्री लेवल पर कोई भ्रष्टाचार है जो प्रशांत किशोर और सर ने अभी जो कहा कि 200 करोड़ का अशोक चौधरी के बाबत जो इन्होंने बात कही, मैं ये कह रहा हूं सर, देखिए, एक मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं पिछले कई दिनों से कि जो गुणवत्ता है, जो मात्रा है, मात्रा से गुणवत्ता बदल जाती है। मात्रात्मक वृद्धि जो होता है, मात्रात्मक परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तन को ले आता है। अब भ्रष्टाचार जो उस स्तर का भ्रष्टाचार है, अब वह आपराधिक प्रवृत्ति नहीं रह गया, अब वह आपराधिक कार्रवाई नहीं रह गई, अब वह राजकीय शक्ति, राज शक्ति बनकर भ्रष्टाचार चला आया है। अब भ्रष्टाचार जो अपने नीतिगत माध्यमों से, नीति के आधार पर आ रहा है और राजकीय शक्ति के रूप में उसका इस्तेमाल हो रहा है। अकेले ये थोड़े हैं। अगर आपको याद होगा, ठीक है अयोध्या में हार गए, लेकिन अयोध्या की जमीन पर कितने एपिसोड किए थे, वहां पर कैसे रजिस्ट्रेशन हुआ और कैसे वहां के जो ट्रस्टी लोग थे कैसे जमीन का वारा न्यारा किया, खरीद हुई, बिक्री हुई, क्या हुआ, क्या असर हुआ, कौन गया जेल, कौन पकड़ा गया। और बहुत सारे लोग हैं, अब उनका नाम क्या लूं, अब सभी जानते हैं। जिस महाराष्ट्र में अभी गरबा को लेकर के हल्ला हो रहा है, वहीं पर बैठे हुए हैं हमारे अजित पवार जी, चक्की पिसिंग एंड और वही क्यों, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये काम किया। हमारे अभी जो एक जो इम्पीचमेंट होने वाला था जज साहब का, जिनका इलाहाबाद ट्रांसफर हो गया, अब बताइए कि उनका क्या हुआ। उनके केस में तो अभी देखा जा रहा है कि उनका पैसा था कि नहीं था कि क्या था, अभी कोर्ट में मामला है, क्या डिसीजन होगा नहीं होगा जाने। लेकिन तेजस्वी की सभा में जिस ढंग से ये लोग गाली दिलवा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि मोदी जी की मां को गाली दिया, मां को गाली दिया, ये अपने आप में अपमानजनक है। ये तो सी ग्रेड फिल्मों में होता है, जिसको कहता है सी ग्रेड में भी अब इस्तेमाल ये नहीं होता है। हाँ, वो बॉस को बोलता है, हुजूर आपके मां को गाली दिया, हुजूर आपके मां को गाली दिया बॉस। और सबको गाली याद आ जाती है, सब एक दूसरे कान में पूछता है क्या गाली दिया, तो गाली दोहरा देते हैं, कुछ गाली बना लेते हैं। अरे जब ये नहीं चल रहा है, इसको बार बार क्यों उनको याद दिलाते हैं कि माँ को गाली दिया, माँ को गाली दिया, और इसके बाद भी अगर पता चलता है कि आप कुछ नहीं कर पाए तो उसका क्या असर होगा। तो ये तमाम चीजें चल नहीं पा रही हैं और प्रशांत किशोर जी की राजनीति को मुझे लगता है कि समझना अभी भी बड़ा मुश्किल है। नीतीश कुमार जी उधर न्याय और विकास का रिश्ता जोड़ रहे हैं और इधर ये कहा जा रहा है कि टू मच ऑफ डेमोक्रेसी भारत में सबसे बड़ा अवरोध है। अब ये कहा जा रहा है कि न्यायपालिका को भारत के विकास का बड़ा अवरोधक मान के चला जा रहा है। और कल ही मोदी जी ने एक वहां पर कहा कि संविधान की चर्चा नहीं की, लेकिन कहा कि कानूनों को बदलने की जरूरत है। अब संविधान रहेगा जस तस, अब ये कानून को बदलेंगे और कानून को बदल करके विकास के रास्तों को चौड़ा करेंगे। ये कौन सा विकास है जिसमें मनुष्य है ही नहीं। तो ये तमाम तरह की बातें करें। घुसपैठिया हल्ला होता रहा, जब पता चला कि लोग अब इन्हें ही घुसपैठिया मान रहे हैं तो वो मामला धीरे से दब गया। अब इनको घुसपैठिया खोजे नहीं मिल रहा है। घुसपैठिया से बड़ा तो मोदी जी को गाली हो गया। घुसपैठिया के लिए तो भी दिन बंद नहीं किया इन्होंने, मोदी जी को गाली दी गई, इसके लिए बंद किया, सारे नेता बोल रहे हैं। तो ये मामला है और निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी को टारगेट किया जा रहा है दोनों तरफ से। और अगर देखिए, जो मंगल पांडे का ही मामला है, उसका भी जवाबदेही नीतीश कुमार पर ही थोपने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में ये लोग तमाम इस तरह के काम कर रहे हैं। ये बात सच है कि नीतीश कुमार जी की पार्टी का जो सत्व है, वो जो कमान है, वो कमान उन्होंने, वो अंकुश पार्टी का उन्होंने ऐसे लोगों के हाथ में दे दिया है जो
जनता दल यूनाइटेड के प्राकृतिक वारिस नहीं हो सकते हैं, प्राकृतिक हितैषी नहीं हो सकते हैं, नेचुरल उसके नहीं हो सकते हैं। उनके हाथ में अंकुश दे दिया है। बहुत बड़ी ताकत होती है हाथी के पास, लेकिन वो एक अंकुश से बस में हो जाता है। वह जेडीयू का जो अंकुश था, जो नीतीश कुमार जी अपने पास रखते थे, उनके हाथ से छिटक कर वो कहीं गिर गया और कोई झाजी या और कोई चौधरी जी और कोई दूसरे लोगों ने उस अंकुश को लपक लिया है। नीतीश कुमार जी की यह जरूर गड़बड़ी हो गई है कि वो एक ऐसी संगत में पड़ गए हैं जहां उनको तसलवा तोड़ की मोर, बिहार में कहावत है, सुने होंगे, तसलवा तोड़ की मोर, कि तसला को पकड़ करके दो लोग झगड़ा कर रहे हैं कि तुम्हारा है कि मेरा है। तो उस तरह की स्थिति में है। बिहार का चुनाव निश्चित रूप से काफी दिलचस्प होगा। पुराने मुद्दे जो उठाए गए थे धीरे धीरे सब छिटक रहे हैं। अब देखिए कि नॉमिनेशन फाइल करने तक फिर क्या क्या नए नए मुद्दे आते हैं और क्या नए नए रंग आते हैं। लेकिन चुनाव दिलचस्प भी है, महत्वपूर्ण भी है। जी जी, ठीक है। सुनील जी, एक छोटा सा आपका चाहिए, क्या आपको लग रहा है, हमें जैसे दिखाई पड़ रहा है कि बिहार की राजनीति बदलती दिखाई पड़ रही है और देश भर में जो राजनीति चलती रही वो राजनीति बिहार में अभी नहीं चल रही, और जो एक तरफ जो है ख्याली पुलाव वाले जो मुद्दे, जो बीजेपी आरएसएस जो मुद्दा खड़ा करता है, वो बिहार में कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। नतीजा है कि आरएसएस या बीजेपी के जो नेता हैं, ठीक है, प्रफुल्ल भाई कह रहे हैं कि उससे नीतीश कुमार की छवि को नुकसान पहुंचता है कि मंगल पांडे हो या फलाना हो या ढिमकाना हो, इन्हीं के मंत्रिमंडल में तो मंत्री हैं। जो हेमंत जी ने शुरुआत में कहा, हमने भी आपको बताया कि मेवालाल जी कुछ 2020 में मेवालाल जी को निकाल दिया, जैसे आरोप लगे यार ये कैसे हो गया। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वहां चाहे वो महिलाओं के सशक्तिकरण का मसला हो, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, जिसे प्रशांत किशोर भी मुझे कहते नजर आए और मुझे अच्छा लगा कि बिहार के लिए एक ही मुद्दा है। मैं अगर कहीं से खड़ा होकर के कुछ करूंगा, इस पोजीशन में आ जाऊंगा, तो मैं एक ही काम करूंगा, बिहार को एजुकेशनल हब बनाऊंगा, ऐसा हब बनाऊंगा ताकि दुनिया के लोग यहाँ आ सके। बनाएंगे नहीं बनाएंगे सब सेकेंडरी, लेकिन एक आदमी बोल तो रहा है, फालतू के झगड़े तो नहीं खड़ा कर रहा, घुसपैठिया आ गया तो उर्दू मत बोलो, तो फलाना मत करो, ये चोर है, वो ये है, माँ को गाली दे दी, ये सब बकवास तो नहीं कर रहा है। ये तो दिन रात यही कर रहा है, घुसपैठिया आ गया, माँ को गाली दे रहा है, मुसलमान देश बर्बाद कर देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ तेजस्वी जो है और राहुल जो है, राहुल सामाजिक न्याय की बात अगर लगातार कर रहा है तो वो लड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। और वो जो कहा जा रहा था कल तक कि कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, वो आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है, उससे निकलते दिखाई पड़ रहे हैं। वहां बिठा दिया है अपने नेताओं को, उनके उनके ऑफिसेज में अब सुनसान स्थिति नहीं है कि अरे कोई आ ही नहीं रहा है। अब उनके ऑफिसेज में भी गहमा गहमी है, उनके नेता भी दौड़ रहे हैं, उनके कार्यकर्ता भी दौड़ रहे हैं, उठ के खड़े होते दिखाई पड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर। माले भी अपने आप में बड़ी मजबूती दिखा रहा है और माले कह रहा है कि हमारी जमीन मजबूत होती जा रही है, हमको और स्पेस दिया जाए। फिर एक आईपी गुप्ता करके वहां आए हैं, जो पान समाज कहते हैं, उनके पास भी 2-2.5% वोट है और पहले कांग्रेस में हुआ करते थे वो गुप्ता जी, वो आ गए हैं, अपनी पार्टी खड़ी कर दी और कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के साथ उसके साथ अलायंस करने की का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी के साथ तो उनका नहीं होगा, इनके साथ होगा अलायंस, वो भी बात की जा रही है। फिर अब जो है कि तेजस्वी ने भी 2020 के बाद जो तेजस्वी ने अप्रोच लिया है, बिहार में बहुत कहा गया कि वो जाति की राजनीति होती है, बिहार में खाली जातिवादी लोग हैं, धर्म की राजनीति करने वाले को गाली नहीं दे रहा होता, जाति की बात करने वाले को जातिवादी राजनीति करते हैं। लेकिन जाति जो है वो धर्म से जुड़ा हुआ है, जाति हवा में नहीं, जाति उसी धर्म से जुड़ा हुआ है जो एक बड़ी आबादी को कहता है कि तुम पिछड़े हो, दलित हो, तुम इस लायक नहीं हो कि मंदिर में आ सको, सड़क पे चल सको, इस स्थिति बनती है। लेकिन वहां भी रोजगार की बात तेजस्वी ने की तो 5.5 लाख लोगों को रोजगार पिछले 4-5 सालों में लोगों को मिले, ये भी बिहार में लोगों ने देखा और उसमें तेजस्वी की बड़ी भूमिका मैं मानता हूँ। उसके अलावा आप तेजस्वी लगातार कलम बांट रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, तरक्की की बात कर रहे हैं और सारी बातें कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि बिहार में कुल मिलाकर के राजनीति की दिशा बीजेपी की पटरी से उतर करके जहां जेन्युइन मुद्दे की राजनीति होनी चाहिए वो होती नजर आ रही है? देखिए, बिहार की स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को 20 सालों से सत्ता में रहने के बाद एक सत्तारूढ़ दल को जिस तरीके से राजनीति करनी चाहिए थी वो नहीं कर रहे हैं। अभी भी उनका एजेंडा यही है कि पूर्ववर्ती सरकारों की आलोचना करना। एक कैसे संभव है? आप अगर 20 सालों से, पिछले 2 दशक से अगर आप सत्ता में हैं, तो आप अपनी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करनी पड़ेगी, आपको अपनी अकाउंटेबिलिटी की चर्चा करनी पड़ेगी। आपका विपक्ष पार्टी नहीं है,
लालू प्रसाद यादव चले गए 2 दशक पहले, फिर उनको कोई पूछने वाला नहीं था। लोगों को उनके कृत्यों का, उनके राजनीति से संतुष्ट लोगों ने उनको सजा दे दिया, उनको पुरस्कृत कर दिया। अब उनकी पार्टी को जनादेश दोबारा मिलने लगा। पिछले विधानसभा के चुनाव में ही आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, बिहार की जनता ने उनको वोट दिया। उससे बात नहीं बनेगी। आपको यह बताना पड़ेगा कि आप उनसे बेहतर गवर्नेंस अगर आप चर्चा नहीं करेंगे तो आप डिरेल हैं। और इंडिया दल समूह के पास मुद्दा ही मुद्दा है। वो तो लोक कल्याण की बात कर रही है, अपनी नीतियों की बात कर रही है, और सांप्रदायिकता की राजनीति का मुकाबला करने के लिए आपके पास सामाजिक न्याय की राजनीति कारगर हो सकती है, और कोई नहीं कारगर हो सकता। सरकार से जो सवाल पूछे जाएंगे, और उससे पूछ रहे हैं ना कि आपने शिक्षा का क्या किया, स्वास्थ्य का क्या किया, एग्रीकल्चर का क्या किया। आप सोचिए कि 20 सालों तक सत्ता में रहने के बाद बिहार में औद्योगिक इकाइयों की संख्या कितनी है? 5,000, 6,000। दूसरे राज्यों में कितनी है? जब आप सोचिए कि आप प्रगत विकास की बात कर रहे हैं, और किया क्या है आपने? कोई बंद कारखाना आप खोल पाए, कोई बंद चीनी मिल आप खोल पाए, स्वास्थ्य के बेहतर आप व्यवस्थाएं कर पाया। तो ये नाराजगियां लोगों के पास है, और जब तक इन नाराजगियों को दूर करने का उनके पास कोई तरीका नहीं होगा तो फिर वो मेन स्ट्रीम में नहीं है। वो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है। ठीक है जी। हेमंत जी, मैं आपके पास आता हूँ, छोटा सा एक जवाब दीजिएगा, बहुत लंबा मत कीजिएगा। क्या आपको लग रहा है कि बिहार की राजनीति बदलती दिखाई पड़ रही है? देखिए, बिहार में मुझे बदलाव का संकेत तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। वह इसलिए भी दिख रहा है कि एक तो सरकार के खिलाफ बहुत गहरा असंतोष है। असंतोष इस वजह से भी है कि एक तो जो बेरोजगारी जिस तरह की है, परीक्षाओं का जो हाल रहा है, उन परीक्षाओं को लेकर के जो यूथ में जो निराशा है, यानी कि पहले परीक्षाओं की का अनाउंसमेंट होता है, फिर फॉर्म भरे जाते हैं, या फॉर्म भरे जाने से पहले फिर वो टलता है, या फिर फॉर्म भरा जाता है तो फिर उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। तो ऐसी तमाम घटनाएं जो है वो एक बिहार की परीक्षाओं का एक बहुत ही नॉर्मल सा फेनोमेना बन गया हुआ है। उसके अलावा जो बिहार के जो पूरे शिक्षण संस्थान है, अभी आप देखेंगे पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने की मांग नीतीश जी लंबे समय से कर रहे हैं। ये 2010 से ही उनकी मांग रही है, लेकिन नैक के उस ग्रेडिंग में अब पटना विश्वविद्यालय 100 विश्वविद्यालयों के लिस्ट से बाहर हो गया। ये हालत हो गई। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग करते करते पटना विश्वविद्यालय कहाँ चला गया, तो 100 विश्वविद्यालयों के लिस्ट से बाहर चला गया। तो अब इस तरह की स्थितियां जो है, पटना कॉलेज की वही की हालत भी उसी तरह की है। साइंस कॉलेज में जिस तरह से वहाँ जो प्रिंसिपल की नियुक्ति हुई, उनको लेकर के जो मजाक बना, वो अपने आप में चर्चा का विषय रहा। तो शिक्षा कहाँ है, वो तो सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर जो कहा जा रहा था कि ये हम जो अभी प्रचार हो रहा है, एक पूर्व मंत्री महोदय और नीतीश जी के बहुत बड़े प्रवक्ता जो है वो कह रहे हैं कि अभी तक नीतीश जी पर कोई दाग नहीं लगा था, इन लोगों की वजह से दाग लगा है, इनको आकर सफाई देनी चाहिए। लेकिन इस स्टेट में कैसे एक तरह से संस्थागत जो करप्शन है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन है, वो पूरी तरह से खुल करके अब उसका पर्चा खुल रहा है, धीरे धीरे चीजें सामने आ रही है। तो ये जो पूरा जो माहौल है वो इनके पक्ष में जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एक जो चेहरा है, एक फ्रेश चेहरा सामने है, उसमें जितनी भी कमियां हो वो उसके बारे में मैं नहीं कह रहा हूं। दूसरी ओर नीतीश जी का छिजता हुआ जो पूरा वो आभा मंडल है वो है। तो इस दोनों के बीच में एक तो चेहरे को लेकर के भी है, उसमें भी मुझे साफ साफ बढ़त दिखाई देती है, और दूसरे गवर्नेंस के सवाल पर भी हो, बेरोजगारी के सवाल पर भी हो, रोजगार देने के सवाल। इसीलिए ताबड़तोड़ जो इस तरह की घोषणाएं हो रही है, जो कल होकर के वो जमीन पर रहेगी भी कि नहीं रहेगी, उसका क्या हश्र होगा। आप मोबाइल देंगे और लैपटॉप देंगे, लेकिन कैसे देंगे ये बता देते हैं हम। एक चीज जो है जो देने के इनका तरीका है, स्कूलों में इन्होंने क्या कहा कि खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स के सामान दिए जाएंगे। सारे सामान सेंट्रली खरीदारी हुई,
सबके पास लिस्ट गया स्कूलों के पास कि मुजफ्फरपुर के फलाने दुकान से जाकर के खरीद लीजिए, और खरीद के लिए फलाने दुकान में चले जाइए, उनके बिल पर दस्तखत कर दीजिए और सामान बोरा में भर करके लेकर के स्कूल चले जाइए, सामान देखना भी नहीं है कि उसमें क्या है। तो यही होगा खरीदारी। ये एक एक मुनाफा है, इसको देखने की जरूरत है। तो ये लोगों को पता हो गया हुआ है कि आप जो कुछ भी जो लोग कल्याणकारी और लोक लुभावन योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, वो जनता उस पर ट्रस्ट कर लेगी सीधे, वो नहीं है। उसको वो उसका टेस्टिंग भी होगा उसका, और ये टेस्टेड है कि किस तरह से ये हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो स्थिति सामने दिखाई दे रही है, उसमें विपक्ष के सामने चुनौती ये है कि आप उन लोगों को गोलबंद करें, अपने आप को एकजुट करें, तब बीजेपी से आप मुकाबला कर सकते हैं। अन्यथा बीजेपी अंतिम दांव तक भी हार मानने वाली पार्टी नहीं है। ये तो हम सब लोग इस बात से सहमत हैं। तो मुझे तो ये साफ साफ नजर आ रहा है। ठीक है। फुल भाई, मैं आपके पास आता हूँ, छोटी सी बात जी। एक हमारे साथी लिख रहे हैं नेचर फर्स्ट, कह रहे हैं कि नमस्ते धनंजय जी, जब ये टू मच डेमोक्रेसी वाले एक साहब हमें कनाडा में मिले तो हम उनसे एक प्रश्न किए कि आप लोकतंत्र में बैठकर ये कह रहे हैं, क्या आप नॉर्थ कोरिया में बैठकर टू मच डेमोक्रेसी भी कह पाते? देखिए, ये जो कई लोग कह रहे हैं टू मच डेमोक्रेसी मतलब उनके पिताजी ने थोड़े डेमोक्रेसी लाके दी। डेमोक्रेसी जो है लंबे संघर्ष के बाद आई, और डेमोक्रेसी है तो खाली डेमोक्रेसी थोड़े है, डेमोक्रेसी के साथ कई सारी चीजें अटैच की हुई, गणराज्य भी है, दूसरों का सम्मान भी है, न्याय भी है, समता भी है, बराबरी की भी बात है, तमाम चीजें। तो वो जो इस बकवास करने वाले कुछ लोग होते हैं जिनके पास कुछ होता नहीं है, वो अंग्रेजी कुछ शब्द गढ़ देते हैं, टू मच डेमोक्रेसी। क्या टू मच डेमोक्रेसी? उसको मत कहते हैं, अनार्की करते हैं। टू मच डेमोक्रेसी जिसको कह रहे हो उसको अनार्की करते हैं, कि हम जो अभी चल रहा है देश है ना, और वो दो तरफा खतरनाक है। और धर्म का जो पूरा का पूरा पहरा है वो क्या है? धर्म डेमोक्रेसी के साथ है क्या? धर्म पूरी तरह से अनार्की है और धर्म पूरी तरह से मोनार्की। अनार्की, मोनार्की और जितना घटिया हो सकता है, ऑटोक्रेसी जो आप बोल रहे हैं, वो सब है। धर्म का पूरा फंडा ही है, पाखंड के अलावा कुछ नहीं उसमें बचा हुआ है। लेकिन अभी भी हमारे राइट साइड भी कुछ लोग आ जाते हैं, बोलते हैं सर बहुत ज्यादा हार्ड बोल देते हैं धर्म को लेकर के, धर्म को खराब मत कीजिए, पाखंड है। अरे तो पाखंड इसीलिए जो सड़ गया उसको फेंको ना, उसको काहे गले से लगाए घूम रहे हैं? प्रफुल्ल भाई, क्या आपको लग रहा है कि जो जिस तरीके से बिहार, हमेशा बिहार की बात करते हैं तो बिहार में कहते हैं कि बदलाव की भूमि है, फलाने भूमि है, ढिमकाने भूमि है, तमाम हम गीत गाने लगते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि पिछले लंबे समय से बिहार को अनदेखा किया जाता रहा, बिहार को नीलाम किया जाता रहा, बिहार को गाली देते रहे। बिहारी मजदूर पूरे देश भर में जाने जाते हैं कि बिहारी मजदूर काम करेगा बेहतर। वो जो बोल रहे थे कि 1 लाख लेबर वहां से भागे चले आ रहे हैं क्योंकि वहां काम बंद हो गया है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री गड़बड़ा गई है पूरी की। लेकिन मोदी जी को या बीजेपी सरकार को कहीं चिंता नहीं है कि बिहार कैसे बेहतर बने। वहां के नेताओं ने क्या किया वो अलग कहानी है, चूंकि बिहार इतना बड़ा गड्ढा में घुसा हुआ था कि उसको निकाल करके लाना अपने आप में बड़ी बात थी। अब तमाम लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं, मुझे एक संभावना दिखाई पड़ रही है कि यहाँ से सूरज उगता हुआ एक नई सुबह मुझे दिखाई पड़ रही है। क्या आपको वो सुबह दिखाई पड़ रही है कि कम से कम मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि बिहार में पलायन है, बात कर रहे हैं कि बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, बात कर रहे हैं कि बिहार के लोग मारे मारे फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, बात तो कर रहे हैं कम से कम। जी, मैं ये कह रहा था कि एक दो बातें कि अभी जो आप चर्चा कर रहे थे इसके पहले बिहार देखिए, बिहार गड्ढे में नहीं था। बिहार की जो आर्थिक स्थिति थी आज़ादी के बाद की, वो स्थिति इतनी खराब नहीं थी। ऐतिहासिक कारणों से और कई कारण हुए, और जो झारखंड के अलग हो जाने के बाद तो हमारा 70% रेवेन्यू एक साथ लॉस कर गया। पहली बात थी। दूसरी बात ये हुई कि बिहार में जो सामाजिक न्याय की शक्तियां थी, उन्हें आपस में, वही लोग आपस में भिड़ गए और उनको एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, या वे इस्तेमाल होते चले गए। उन्होंने इस बात को महसूस नहीं किया कि उनकी राजनीतिक लड़ाई जिस सामाजिक न्याय की लड़ाई है, उस सामाजिक लड़ाई को क्षतिग्रस्त करेगी। उनकी राजनीति इस बात को महसूस नहीं कर सके। दूसरी बात देखिए कि जब टू मच ऑफ डेमोक्रेसी की बात उठती है तो ये तब कहा गया था, रफीक जकारिया ने इसे अपनी किताब में तब कहा गया था जिस समय में भारत में कांसी राम जी ने कहा था कि मजबूर सरकार, केंद्र में मजबूर सरकार
लोकहित के लिए अधिक उपयुक्त होती है, सामाजिक न्याय के प्रति वह अधिक संवेदनशील होती है, जो सरकार कमजोर होती है यानी कि सपोर्ट से चलती है। और कई बार उसको रोल बैक गवर्नमेंट भी कहा गया कि कई बार उनको फैसला लेने के बाद पीछे आ जाना पड़ता था, क्योंकि जिसके सपोर्ट से चल रहे थे वे सपोर्ट अपना पीछे उसका थ्रेट रहता था हमेशा, तो वापस करना पड़ता था। तो उस हिसाब से उन्होंने कहा था उसमें कि टू मच ऑफ डेमोक्रेसी जो है सो आर्थिक विकास के रास्तों में बाधा पहुंचा रहा है। आज के वातावरण में जब वो कह रहे हैं टू मच ऑफ डेमोक्रेसी, यस देयर इज ए प्रॉब्लम, टू मच ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का भी क्या हुआ है, किसी किसी सेक्टर में किसी सामाजिक समूह को, किन्हीं लोगों को पूरा संवैधानिक अधिकार है, पूरा लोकतांत्रिक अधिकार है, बल्कि जरूरत से ज्यादा है। लेकिन डेमोक्रेसी का यह भी कहानी है डेमोक्रेसी की कि समाज के बहुत बड़े खित्ते में, बहुत बड़े हिस्से में डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, डेमोक्रेसी तो जीरो लेवल पर है। अगर उनका जो हुआ था टू मच ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी के पानी को एक जगह बंद कर दिया गया है, ठीक वैसा ही हमारा देश हो गया। जैसे बड़ी बड़ी बांध पर देखिए, उसके एक तरफ तो पानी का अथाह संसार लहरा रहा है और दूसरे तरफ जो है सो नदियां एकदम मरियल सूखी हुई उसका जल स्रोत है, जितना गेट छोड़ा जाता है उतना ही गेट पानी आगे जाता है। ये जो हमारी विकास की अवधारणा है वही डेमोक्रेसी पर भी घटित है। यस, डेमोक्रेसी टू मच है, क्योंकि डेमोक्रेसी को बांध दिया गया है। डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक लाभ को एक खास वर्ग, समूह और शासन के जो लोग हैं, जो सत्ता के लोग हैं, उन्होंने अपने हित में उसको डेमोक्रेसी को बांध बना के रख लिया है। और जब कभी जरूरत होती है तो नहर की पानी की तरह थोड़ा थोड़ा गेट छोड़ देते हैं चुनाव के समय में और कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी है। तो टू मच ऑफ डेमोक्रेसी अगर कहीं तोड़नी है तो उस बांध को तोड़िए। जिन वर्गों को डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा हिस्सा हासिल हो गया है, उनसे डेमोक्रेसी लेकर के डेमोक्रेसी का प्रवाह लोगों के बीच में, जनजीवन के बीच में हो जाना चाहिए। इसका लाभ हर किसी को मिलना चाहिए। हमारी डेमोक्रेसी के लाभ को मैंने बार बार कहा है कि भारत में लोकतंत्र बड़ी शक्ति है, लेकिन लोकतंत्र को भारत की कमजोरी समझ करके भारतीय जनता पार्टी ने जो राजनीति शुरू की है कि यहाँ चूंकि लोकतंत्र है इसीलिए हम इस पर कुछ भी कहेंगे तो लोगों में सहिष्णुता है, सहअस्तित्व की भावना है, समावेशी चरित्र है, लोग इंतजार कर लेंगे। यह एक बिल्कुल गलत अवधारणा है। भारत देर से सही, लेकिन जब भारत में प्रतिक्रिया होती है, चाहे वह बिहार से शुरू हो या कहीं और से शुरू हो, जब प्रतिक्रिया होती है तो उस प्रतिक्रिया के कारण उसका पूरा का पूरा शासन का चरित्र बदल देता है। हम और आप बिहार इलेक्शन की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि अगले 50 साल तक, एक बार अगर सत्ता का कमान इनके हाथ से गया, अगले 50 साल तक ये फिर सत्ता अभिमुख नहीं हो पाएंगे। यकीन मानिए, ये नहीं हो पाएंगे। जैसे कांग्रेस बहुत दिन तक नहीं हो पाई ना, सत्ता के आसपास नहीं आ पाई, कांग्रेस को एकल बहुमत नहीं मिला। यूपीए की गवर्नमेंट ठीक है सपोर्ट से चला, तो जिनके सपोर्ट से चला था वो पूरा का पूरा कांग्रेस शासन नहीं था। अगर खाली कांग्रेस का शासन होता तो हम यूपीए के दौर को भी उस तरह से याद नहीं कर रहे होते। आपको मालूम है कि यूपीए 1 के शासन में किन ताकतों ने कौन सी भूमिका निभाई, यूपीए 2 के शासन में किन ताकतों ने कौन सी भूमिका निभाई। और नहीं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह बड़े अर्थशास्त्री थे, लेकिन खुले बाजार के समर्थक थे, ओपन इकोनॉमी मतलब ओपन मार्केट के समर्थक थे। उनकी इकोनॉमी को भी किस प्रकार सोशल वेलफेयर से जोड़ के रखा गया और उनकी नीतियों को लोकाभिमुख बनाए रखा गया, यह एक अलग कहानी है। इस पर कभी कोई शोध करे, विश्लेषण करे तो लिखेगा। निश्चित रूप से डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है सो बड़े अर्थशास्त्री थे और उन्होंने जन संवेदना को, राजनीति की जन संवेदना को समझा और अपनी आर्थिक नीतियों को बाजार उन्मुख रखते हुए भी लोक चेतना से जोड़ करके अपनी राजनीति को आगे बढ़ाई। यही उनकी सफलता है। वो चाहे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में उनके अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन करके हासिल कर सकता है कि हम नहीं कर सके, हम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं दूर कर सके। और यह फेल्योर उन्होंने ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के फेल्योर के खाते में डालते हुए कहा कि अगर हम नहीं कर सके, जो ग्लोबलाइजेशन का इतना बड़ा प्रवक्ता और समर्थक था, तो इसका मतलब है कि इसमें संभावनाएं समाप्त हो चुकी हैं। तो वो दौर है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनका दौर समाप्त हो गया और अब ये नीचे ही जाएंगे। मैं सिर्फ बिहार इलेक्शन तक की बात नहीं कह रहा, क्योंकि बिहार इलेक्शन में मैं चुनावी विश्लेषण कम करता हूं, राजनीतिक विश्लेषण पर रहने की कोशिश करता हूं। जी बिल्कुल। और चुनावी विश्लेषण किया भी नहीं जा सकता है, वो हमको करना भी नहीं। हम इसलिए मुद्दों पर बात कर रहे हैं, हम बातें नहीं कर रहे हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। मुझे क्या पता कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन जिस तरह से मुद्दों को उठाया जा रहा है उसको अंडरलाइन करना हमारा काम। बिल्कुल आप सही करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत भाई और प्रफुल्ल जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। और आभार आप तमाम साथियों का जो हमारे साथ जुड़े रहे।